लोकेशन दिल्ली का कनॉट प्लेस। शाम का वक्त। 10 साल बाद आरव अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए दिल्ली लौटा है। सड़क पर चलते हुए उसकी निगाह एक कॉफी शॉप पर पड़ती है। कैफे मोमेंट्स, वही जगह जहां उसने अनन्या से आखिरी बार मुलाकात की थी। कुछ जगह वक्त के साथ नहीं बदलती, बस वहां आने वाले लोग बदल जाते हैं। वो अंदर जाता है, यादें लौट आती हैं। फ्लैशबैक 10 साल पहले। कॉलेज के दिनों में आरव और अनन्या उसी कैफे में मिले थे। कॉफी का ऑर्डर गड़बड़ा गया था और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों की बातें किताबों, सपनों और जिंदगी की प्लानिंग तक पहुंच गई। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है प्यार सच में होता है? आरव, शायद नहीं, लेकिन किसी को बार बार सोचो तो वो जरूर सच्चा होता है। कॉलेज खत्म होते होते आरव को लंदन में जॉब मिल गई। अनन्या को दिल्ली में अपने बीमार पिता का साथ देना पड़ा। दूरी बढ़ी और एक दिन आरव का मैसेज लास्ट। दोनों ने सोचा कि शायद जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, पर दिल ने रीड नहीं किया उस चैप्टर को। वर्तमान में आरव कैफे में बैठा है, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? वो पल ठहर जाता है। वो अनन्या है, वही कॉफी, वही मुस्कान, पर आंखों में परिपक्वता। दोनों चुप, फिर हल्की हंसी। तुम अब भी कॉफी बिना शुगर के पीते हो और तुम अब भी ज्यादा बोलती हो। कैफे फिर से वही पुरानी कहानी सुनने लगता है। आरव बताता है कि वो अब एक कंपनी में डायरेक्टर है, पर जिंदगी में पीस नहीं है। अनन्या बताती है कि उसने शादी नहीं की क्योंकि कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत लगते हैं। इमोशनल साइलेंस। अनन्या, तुम गए थे पर मैं कभी गई नहीं। हर सुबह तुम्हारी वही गुड मॉर्निंग याद आती थी। आरव, काश उस वक्त एक बार और रुक जाता। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों खिड़की के पास बैठते हैं, एक ही कप से कॉफी पीते हैं, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। आरव, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे। अनन्या, देर मत करना। दोनों मुस्कुराते हैं, बिना वादे, बिना इल्जाम। कॉफी खत्म होती है। आरव बिल देने जाता है, लेकिन वेटर बताता है कि मैम ने पहले ही पेमेंट कर दी। वो मुड़कर देखता है। अनन्या जा चुकी होती है। टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा है। कुछ कॉफी ठंडी नहीं होती, बस वक्त लेती है मीठा होने में। CHA। आरव कॉफी शॉप से बाहर निकलता है। सड़क पर गाड़ियों के बीप से गुजरती हवा में वो मुस्कुरा देता है। पहली बार दिल हल्का लगा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस यादों में कॉफी की तरह धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं। गांव बिहार का एक छोटा सा इलाका, नाम सोनपुरवा, जहां लड़कियों का स्कूल जाना आज भी जरूरत नहीं, फिजूल खर्ची माना जाता था। उसी गांव में जन्मी थी गौरी, एक किसान की बेटी। पिता खेतों में काम करते और माँ दिन रात मेहनत करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। गौरी के सपने बड़े थे, वो अफसर बनना चाहती थी, पर गांव के लोग हंसते। लड़की होकर पढ़ाई, शादी कर दो, यही उसका भविष्य है। इसको पहला चरण, संघर्ष की शुरुआत। 2 से 10 मिनट। हर दिन गौरी स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलती थी, कभी धूप में, कभी बारिश में। किताबें पुरानी थी, लेकिन हौसले नए। गांव के लोग फुसफुसाते, कौन करेगा इसकी शादी? दिन भर किताबों में डूबी रहती है। पिता कभी कभी टूट जाते, कहते, बेटी पढ़ाई छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे? गौरी मुस्कुराकर बोलती, लोग तो भगवान से भी सवाल करते हैं, मैं तो बस इंसान हूँ बाबा। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आई। गांव के ज्यादातर बच्चे पास नहीं हुए, लेकिन गौरी ने पूरा जिला टॉप किया। अखबार में नाम छपा, किसान की बेटी बनी जिला टॉपर। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, घर आकर बधाई देने लगे। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। इंटर कॉलेज गांव से 15 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए बस नहीं। गौरी रोज सुबह 4 बजे उठती, खेतों में माँ के साथ काम करती, फिर साइकिल से कॉलेज जाती। लोग कहते, लड़की होकर साइकिल पर जाएगी, शर्म नहीं आती? गौरी कहती, शर्म नहीं आती, गर्व होता है, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। 12वीं की परीक्षा के बाद गौरी का सपना था IAS बनना, पर अब फीस, किताबें, रहने का खर्च सब असंभव लग रहा था। पिता की फसल सूख गई थी, कर्ज बढ़ गया था। माँ ने अपने चांदी के कंगन गिरवी रखे ताकि गौरी शहर जाकर पढ़ सके। शहर में किराए का कमरा,
2 टाइम की गौरी रात रात भर पढ़ती रहती, कई बार भूखी, कई बार आंसुओं में भीगी, पर किताबें उसकी सच्ची साथी थी। गांव में अफवाहें फैल गईं, लड़की अकेली शहर में रह रही है, बिगड़ गई होगी। गौरी के माता पिता को ताने मिलने लगे, लेकिन माँ बोली, अगर मेरी बेटी पढ़ाई में लगी है तो यही उसकी पूजा है। गौरी हार मानने को तैयार नहीं थी। तीसरे प्रयास में उसने यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर किया। पूरा गांव रेडियो पर सुन रहा था जब एंकर ने बोला, सोनपुरवा गांव की बेटी गौरी मिश्रा बनी आईएएस अफसर। गौरी जब अफसर बनकर गांव लौटी तो वही लोग जो कहते थे लड़की घर में रहनी चाहिए, अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गौरी ने गांव में पहला महिला शिक्षा केंद्र खोला। दीवार पर लिखा था, जिस लड़की को उड़ने दो वो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। गांव की लड़कियां अब किताबों से डरती नहीं, सपनों से प्यार करती थी। और गौरी मुस्कुराती हुई बोली, मैं मिट्टी की बेटी हूं, जिसे समाज ने रोका पर उसने आसमान छू लिया। ये कहानी सिर्फ गौरी की नहीं, हर उस लड़की की है जिसने ना सुनकर भी आगे बढ़ना सीखा। हर उस माता पिता की है जिन्होंने समाज से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा किया। और हर उस इंसान की है जो मानता है हालात कभी रुकावट नहीं होते, इरादे सच्चे हो तो मंजिल खुद झुकती है। लोकेशन दिल्ली का कनॉट प्लेस, शाम का वक्त। 10 साल बाद आरव अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए दिल्ली लौटा है। सड़क पर चलते हुए उसकी निगाह एक कॉफी शॉप पर पड़ती है, कैफे मोमेंट्स, वही जगह जहां उसने अनन्या से आखिरी बार मुलाकात की थी। कुछ जगह वक्त के साथ नहीं बदलती, बस वहां आने वाले लोग बदल जाते हैं। वो अंदर जाता है, यादें लौट आती हैं। फ्लैशबैक 10 साल पहले कॉलेज के दिनों में आरव और अनन्या उसी कैफे में मिले थे। कॉफी का ऑर्डर गड़बड़ा गया था और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों की बातें किताबों, सपनों और जिंदगी की प्लानिंग तक पहुंच गई। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है प्यार सच में होता है? आरव, शायद नहीं, लेकिन किसी को बार बार सोचो तो वो जरूर सच्चा होता है। कॉलेज खत्म होते होते आरव को लंदन में जॉब मिल गई। अनन्या को दिल्ली में अपने बीमार पिता का साथ देना पड़ा। दूरी बढ़ी और एक दिन आरव का मैसेज लास्ट। दोनों ने सोचा कि शायद जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, पर दिल ने रीड नहीं किया उस चैप्टर को। वर्तमान में आरव कैफे में बैठा है, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? वो पल ठहर जाता है। वो अनन्या है, वही कॉफी, वही मुस्कान, पर आंखों में परिपक्वता। दोनों चुप, फिर हल्की हंसी, तुम अब भी कॉफी बिना शुगर के पीते हो और तुम अब भी ज्यादा बोलती हो। कैफे फिर से वही पुरानी कहानी सुनने लगता है। आरव बताता है कि वो अब एक कंपनी में डायरेक्टर है, पर जिंदगी में पीस नहीं है। अनन्या बताती है कि उसने शादी नहीं की क्योंकि कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत लगते हैं। इमोशनल साइलेंस। अनन्या, तुम गए थे पर मैं कभी गई नहीं। हर सुबह तुम्हारी वही गुड मॉर्निंग याद आती थी। आरव, काश उस वक्त एक बार और रुक जाता। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों खिड़की के पास बैठते हैं, एक ही कप से कॉफी पीते हैं, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। आरव, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे, अनन्या, देर मत करना। दोनों मुस्कुराते हैं, बिना वादे, बिना इल्जाम। कॉफी खत्म होती है। आरव बिल देने जाता है, लेकिन वेटर बताता है कि मैम ने पहले ही पेमेंट कर दी। वो मुड़कर देखता है। अनन्या जा चुकी होती है। टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा है। कुछ कॉफी ठंडी नहीं होती, बस वक्त लेती है मीठा होने में। CHA। आरव कॉफी शॉप से बाहर निकलता है। सड़क पर गाड़ियों के बीप से गुजरती हवा में वो मुस्कुरा देता है। पहली बार दिल हल्का लगा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस यादों में कॉफी की तरह धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं। एक छोटा सा गांव था, सुखनपुर। वहां रघु नाम का आदमी रहता था। रघु बचपन से ही बहुत लालची और स्वार्थी था। उसके पिता कहते थे, बेटा, धन तो मेहनत से कमाया जाए तो सुख देता है, लालच से नहीं। लेकिन रघु के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। वो दूसरों की खेती में मजदूरी करने की बजाय
लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सामान हड़प लेता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा है। साधु ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दे। रघु बोला, अगर इसके बदले कुछ मिलेगा तभी दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, तू जो भी चीज छुएगा वो सोने की बन जाएगी। रघु की आंखें चमक उठी। उसने साधु को धन्यवाद भी नहीं कहा और दौड़ पड़ा अपने घर। घर पहुंचते ही उसने दीवार छुई, वो सोने की दीवार बन गई। कुर्सी छुई, सोने की कुर्सी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर चीजें छूता गया। हर चीज सोने की बनती जा रही थी। गांव वाले हैरान हो गए, कुछ डर भी गए। रघु अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका। अब उसे ना खाने की फिक्र थी, ना रिश्तों की परवाह। माँ ने कहा, बेटा इतना धन लेकर क्या करेगा, सब कुछ छोड़ देगा क्या? रघु हंस पड़ा, माँ अब हम राजा बन गए हैं, तुम्हें जो चाहिए सोना दे दूं। वो माँ के आंचल को छू बैठा और उसकी माँ सोने की मूर्ति बन गई। रघु का दिल दहल गया। वो चिल्लाया, नहीं माँ उठो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रघु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे भूख लगी, उसने रोटी उठाई, वो भी सोने की बन गई। पानी पिया, सोने का हो गया। अब वो ना खा सकता था, ना पी सकता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, वो भी सोने के आंसू बन गए। वो जंगल भागा और साधु को ढूंढने लगा। कई दिन भटकता रहा, भूख से कमजोर हो गया। आखिरकार वो उसी साधु के पास पहुंचा। गिड़गिड़ाकर बोला, महात्मा मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरा वरदान वापस ले लो। साधु ने गंभीर होकर कहा, लालच ने तुझे अंधा बना दिया था। अब समझ में आया कि सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष में है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर याद रखना, अगर फिर लालच किया तो सब कुछ खो देगा। रघु घर लौटा। सब कुछ पहले जैसा था, माँ जीवित, घर मिट्टी का, लेकिन मन शांत। वो अब मेहनत करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। गांव वाले कहते, अब का रघु पहले जैसा नहीं रहा। रघु अक्सर बच्चों को समझाता, लालच इंसान को सोना तो दे सकता है, पर चैन छीन लेता है। कहानी का संदेश, लालच में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। सच्चा सुख संतोष में है, न कि धन के ढेर में। सुबह की हल्की धूप रसोई की खिड़की से अंदर झांक रही थी। संध्या चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी उसकी सास माजी तेज आवाज में बोली, संध्या, ये सब काम तो मैं अपने जमाने में सूरज निकलने से पहले कर लेती थी। संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माजी, अभी हो जाएगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पति राहुल कमरे से निकला और बोला, अरे माँ, संध्या थक जाती है, थोड़ा आराम करने दो उसे। माजी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी थी। संध्या सोच में पड़ गई। अगर मैं पति की बात मानूं तो सास दुखी होती है, और अगर सास की मानूं तो पति नाराज हो जाता है। आखिर मैं बनूं किसकी अच्छी, बीवी या बहू? संध्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शहर की नौकरी छोड़कर गांव में शादी की थी ताकि घर संभाल सके। वो सबका दिल जीतना चाहती थी, पर सास को लगता कि आधुनिक है और घर के तौर तरीके नहीं जानती। पति राहुल को लगता था कि उसकी पत्नी बहुत झुकती है, उसे आवाज उठानी चाहिए। एक दिन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और राहुल बोला, माँ, आपको समझ नहीं आता, संध्या घर के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी ले रही है। संध्या के आंसू छलक पड़े। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये घर खुश रहे। मैं क्या सच में किसी की भी नहीं बन पाई? कुछ दिनों बाद गांव में एक महिला सभा रखी गई। विषय था घर में औरत की दोहरी भूमिका, बहू और पत्नी। संध्या को बोलने के लिए कहा गया। वो बोली, अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने के लिए किसी को हारना नहीं चाहिए। हमें संतुलन बनाना होता है, जहां माँ का आदर भी रहे और पति का विश्वास भी। लोग ताली बजाने लगे। माँ जी की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार बोली, संध्या, तू दोनों है, मेरी बेटी भी और बहू भी। राहुल मुस्कुराया,
और मेरी दुनिया भी। घर का माहौल बदल गया। संध्या सुबह माँ जी के साथ पूजा करती और शाम को पति के साथ काम साझा करती। अब उसे कोई चुनना नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनने का रास्ता प्यार और समझदारी से होकर जाता है। सुबह की हल्की धूप रसोई की खिड़की से अंदर झांक रही थी। संध्या चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी उसकी सास माँ जी तेज आवाज में बोली, संध्या, ये सब काम तो मैं अपने जमाने में सूरज निकलने से पहले कर लेती थी। संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, अभी हो जाएगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पति राहुल कमरे से निकला और बोला, अरे माँ, संध्या थक जाती है, थोड़ा आराम करने दो उसे। माँ जी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी थी। संध्या सोच में पड़ गई। अगर मैं पति की बात मानूं तो सास दुखी होती है, और अगर सास की मानूं तो पति नाराज हो जाता है। आखिर मैं बनूं किसकी अच्छी बीवी या बहू? संध्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शहर की नौकरी छोड़कर गांव में शादी की थी ताकि घर संभाल सके। वो सबका दिल जीतना चाहती थी, पर सास को लगता कि आधुनिक है और घर के तौर तरीके नहीं जानती। पति राहुल को लगता था कि उसकी पत्नी बहुत झुकती है, उसे आवाज उठानी चाहिए। एक दिन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और राहुल बोला, माँ, आपको समझ नहीं आता, संध्या घर के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी ले रही है। संध्या के आंसू छलक पड़े। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये घर खुश रहे। मैं क्या सच में किसी की भी नहीं बन पाई? कुछ दिनों बाद गांव में एक महिला सभा रखी गई। विषय था घर में औरत की दोहरी भूमिका, बहू और पत्नी। संध्या को बोलने के लिए कहा गया। वो बोली, अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने के लिए किसी को हारना नहीं चाहिए। हमें संतुलन बनाना होता है, जहां माँ का आदर भी रहे और पति का विश्वास भी। लोग ताली बजाने लगे। माँ जी की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार बोली, संध्या, तू दोनों है, मेरी बेटी भी और बहू भी। राहुल मुस्कुराया, और मेरी दुनिया भी। घर का माहौल बदल गया। संध्या सुबह माँ जी के साथ पूजा करती और शाम को पति के साथ काम साझा करती। अब उसे कोई चुनना नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनने का रास्ता प्यार और समझदारी से होकर जाता है। सुबह की हल्की धूप रसोई की खिड़की से अंदर झांक रही थी। संध्या चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी उसकी सास माँ जी तेज आवाज में बोली, संध्या, ये सब काम तो मैं अपने जमाने में सूरज निकलने से पहले कर लेती थी। संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, अभी हो जाएगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पति राहुल कमरे से निकला और बोला, अरे माँ, संध्या थक जाती है, थोड़ा आराम करने दो उसे। माँ जी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी थी। संध्या सोच में पड़ गई। अगर मैं पति की बात मानूं तो सास दुखी होती है, और अगर सास की मानूं तो पति नाराज हो जाता है। आखिर मैं बनूं किसकी अच्छी बीवी या बहू? संध्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शहर की नौकरी छोड़कर गांव में शादी की थी ताकि घर संभाल सके।
वो सबका दिल जीतना चाहती थी, पर सास को लगता कि आधुनिक है और घर के तौर तरीके नहीं जानती। पति राहुल को लगता था कि उसकी पत्नी बहुत झुकती है, उसे आवाज उठानी चाहिए। एक दिन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और राहुल बोला, माँ, आपको समझ नहीं आता, संध्या घर के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी ले रही है। संध्या के आंसू छलक पड़े। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये घर खुश रहे। मैं क्या सच में किसी की भी नहीं बन पाई? कुछ दिनों बाद गांव में एक महिला सभा रखी गई। विषय था घर में औरत की दोहरी भूमिका, बहू और पत्नी। संध्या को बोलने के लिए कहा गया। वो बोली, अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने के लिए किसी को हारना नहीं चाहिए। हमें संतुलन बनाना होता है, जहां माँ का आदर भी रहे और पति का विश्वास भी। लोग ताली बजाने लगे। माँ जी की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार बोली, संध्या, तू दोनों है, मेरी बेटी भी और बहू भी। राहुल मुस्कुराया और मेरी दुनिया भी। घर का माहौल बदल गया। संध्या सुबह माँ जी के साथ पूजा करती और शाम को पति के साथ काम साझा करती। अब उसे कोई चुनना नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनने का रास्ता प्यार और समझदारी से होकर जाता है। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एक ऊंची इमारत के ऊपर जाता है। सिल्वर स्काई अपार्टमेंट्स। 10वीं मंजिल पर एक खिड़की में जलती हुई लाइट। अंदर रिया 28 साल की अकेली फोन पर किसी से बहस कर रही है। रिया कहती है, अगर तुमने मुझे फिर कॉल किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। फोन कट जाता है। बारिश की आवाज बढ़ती है। अगली सुबह पुलिस को कॉल। एक महिला की मौत 10वीं मंजिल पर। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ मौके पर पहुंचता है। रिया अपने कमरे में मृत पड़ी है। मौत दिखती है आत्महत्या जैसी, लेकिन अर्जुन की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड मिटाया गया है। जांच की शुरुआत। अर्जुन को पता चलता है कि रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके ऑफिस में सब कहते हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से डर में थी। एक सहकर्मी बताता है, वो कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन बिल्डिंग का सीसीटीवी देखता है। रात 11:45 पर कोई आदमी रिया के फ्लोर तक जाता है, चेहरा मास्क से ढका हुआ, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आता। फुटेज वहीं कट जाता है। फॉरेंसिक टीम मोबाइल डेटा रिकवर करती है। आखिरी कॉल अननोन नंबर। वॉइस रिकॉर्ड, तुझे लगा मैं चला गया, अब मेरी बारी है। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी। अर्जुन को याद आता है 2 साल पुराना केस, रिया का फियांसे विक्रम जो लापता हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट अनसॉल्व्ड था, बॉडी कभी मिली नहीं। सबने मान लिया कि वो मर गया। सच्चाई की परतें। विक्रम का नंबर ट्रेस करता है, वही अननोन कॉलर का आईपी लोकेशन उसी बिल्डिंग के बेसमेंट से आती है। अर्जुन और उसकी टीम बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरा, पुराना जनरेटर रूम और एक कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर पर लाइव कैमरा, रिया के कमरे का दृश्य चल रहा है। अर्जुन पीछे से आवाज सुनता है, कभी किसी को धोखा मत देना अर्जुन। विक्रम सामने आता है। आधा चेहरा जल चुका है। खो बताता है, रिया ने मुझसे शादी के पैसे लेकर किसी और से सगाई कर ली थी। मैंने अपनी मौत का नाटक किया और लौट आया बदला लेने। कैमरा उसकी आंखों पर जूम। खून से सनी पागलपन भरी नजरें। अर्जुन और विक्रम के बीच लड़ाई। बेसमेंट में बिजली चली जाती है। अर्जुन बामुश्किल विक्रम को पकड़ लेता है। विक्रम कहता है वो मरने की हकदार थी। अर्जुन जवाब देता है, लेकिन तू जिंदा रहने के लायक नहीं। गोली चलती है। विक्रम एंडिंग ट्विस्ट। केस बंद। अखबार की हेडलाइन, विक्रम शर्मा मरा नहीं था, बदला लेने लौटा।
अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा है, तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर दिखता है रिया इनकमिंग कॉल। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एक ऊंची इमारत के ऊपर जाता है। सिल्वर स्काई अपार्टमेंट्स। 10वीं मंजिल पर एक खिड़की में जलती हुई लाइट। अंदर रिया 28 साल की अकेली फोन पर किसी से बहस कर रही है। रिया कहती है, अगर तुमने मुझे फिर कॉल किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। फोन कट जाता है। बारिश की आवाज बढ़ती है। अगली सुबह पुलिस को कॉल। एक महिला की मौत 10वीं मंजिल पर। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ मौके पर पहुंचता है। रिया अपने कमरे में मृत पड़ी है। मौत दिखती है आत्महत्या जैसी, लेकिन अर्जुन की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड मिटाया गया है। जांच की शुरुआत। अर्जुन को पता चलता है कि रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके ऑफिस में सब कहते हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से डर में थी। एक सहकर्मी बताता है वो कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन बिल्डिंग का सीसीटीवी देखता है। रात 11:45 पर कोई आदमी रिया के फ्लोर तक जाता है, चेहरा मास्क से ढका हुआ, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आता। फुटेज वहीं कट जाता है। फॉरेंसिक टीम मोबाइल डेटा रिकवर करती है। आखिरी कॉल अननोन नंबर। वॉइस रिकॉर्ड, तुझे लगा मैं चला गया, अब मेरी बारी है। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी। अर्जुन को याद आता है 2 साल पुराना केस, रिया का फियांसे विक्रम जो लापता हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट अनसॉल्व्ड था, बॉडी कभी मिली नहीं। सबने मान लिया कि वो मर गया। सच्चाई की परतें। विक्रम का नंबर ट्रेस करता है, वही अननोन कॉलर का आईपी लोकेशन उसी बिल्डिंग के बेसमेंट से आती है। अर्जुन और उसकी टीम बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरा, पुराना जनरेटर रूम और एक कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर पर लाइव कैमरा, रिया के कमरे का दृश्य चल रहा है। अर्जुन पीछे से आवाज सुनता है, कभी किसी को धोखा मत देना अर्जुन। विक्रम सामने आता है। आधा चेहरा जल चुका है। वो बताता है, रिया ने मुझसे शादी के पैसे लेकर किसी और से सगाई कर ली थी। मैंने अपनी मौत का नाटक किया और लौट आया बदला लेने। कैमरा उसकी आंखों पर जूम। खून से सनी पागलपन भरी नजरें। अर्जुन और विक्रम के बीच लड़ाई। बेसमेंट में बिजली चली जाती है। अर्जुन बामुश्किल विक्रम को पकड़ लेता है। विक्रम कहता है वो मरने की हकदार थी। अर्जुन जवाब देता है, लेकिन तू जिंदा रहने के लायक नहीं। गोली चलती है। विक्रम एंडिंग ट्विस्ट। केस बंद। अखबार की हेडलाइन, विक्रम शर्मा मरा नहीं था, बदला लेने लौटा। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा है, तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर दिखता है रिया इनकमिंग कॉल। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एक ऊंची इमारत के ऊपर जाता है। सिल्वर स्काई अपार्टमेंट्स। 10वीं मंजिल पर एक खिड़की में जलती हुई लाइट। अंदर रिया 28 साल की अकेली फोन पर किसी से बहस कर रही है। रिया कहती है, अगर तुमने मुझे फिर कॉल किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। फोन कट जाता है। बारिश की आवाज बढ़ती है। अगली सुबह पुलिस को कॉल। एक महिला की मौत 10वीं मंजिल पर। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ मौके पर पहुंचता है। रिया अपने कमरे में मृत पड़ी है। मौत दिखती है आत्महत्या जैसी, लेकिन अर्जुन की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड मिटाया गया है। जांच की शुरुआत। अर्जुन को पता चलता है कि रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके ऑफिस में सब कहते हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से डर में थी। एक सहकर्मी बताता है वो कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन बिल्डिंग का सीसीटीवी देखता है। रात 11:45 पर कोई आदमी रिया के फ्लोर तक जाता है, चेहरा मास्क से ढका हुआ, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आता। फुटेज वहीं कट जाता है। फॉरेंसिक टीम मोबाइल डेटा रिकवर करती है। आखिरी कॉल अननोन नंबर। वॉइस रिकॉर्ड, तुझे लगा मैं चला गया, अब मेरी बारी है। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी। अर्जुन को याद आता है 2 साल पुराना केस, रिया का फियांसे विक्रम जो लापता हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट अनसॉल्व्ड था, बॉडी कभी मिली नहीं। सबने मान लिया कि वो मर गया। सच्चाई की परतें। विक्रम का नंबर ट्रेस करता है,
वही अननोन कॉलर का आईपी लोकेशन उसी बिल्डिंग के बेसमेंट से आती है। अर्जुन और उसकी टीम बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरा, पुराना जनरेटर रूम और एक कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर पर लाइव कैमरा रिया के कमरे का दृश्य चल रहा है। अर्जुन पीछे से आवाज सुनता है, कभी किसी को धोखा मत देना अर्जुन। विक्रम सामने आता है, आधा चेहरा जल चुका है। वो बताता है, रिया ने मुझसे शादी के पैसे लेकर किसी और से सगाई कर ली थी। मैंने अपनी मौत का नाटक किया और लौट आया बदला लेने। कैमरा उसकी आंखों पर जूम, खून से सनी पागलपन भरी नजरें। अर्जुन और विक्रम के बीच लड़ाई। बेसमेंट में बिजली चली जाती है। अर्जुन बामुश्किल विक्रम को पकड़ लेता है। विक्रम कहता है, वो मरने की हकदार थी। अर्जुन जवाब देता है, लेकिन तू जिंदा रहने के लायक नहीं। गोली चलती है। विक्रम एंडिंग ट्विस्ट। केस बंद। अखबार की हेडलाइन, विक्रम शर्मा मरा नहीं था, बदला लेने लौटा। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा है, तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर दिखता है, रिया इनकमिंग कॉल। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एक ऊंची इमारत के ऊपर जाता है। सिल्वर स्काई अपार्टमेंट्स। 10वीं मंजिल पर एक खिड़की में जलती हुई लाइट। अंदर रिया 28 साल की अकेली फोन पर किसी से बहस कर रही है। रिया कहती है, अगर तुमने मुझे फिर कॉल किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। फोन कट जाता है। बारिश की आवाज बढ़ती है। अगली सुबह पुलिस को कॉल। एक महिला की मौत 10वीं मंजिल पर। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ मौके पर पहुंचता है। रिया अपने कमरे में मृत पड़ी है। मौत दिखती है आत्महत्या जैसी, लेकिन अर्जुन की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड मिटाया गया है। जांच की शुरुआत। अर्जुन को पता चलता है कि रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके ऑफिस में सब कहते हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से डर में थी। एक सहकर्मी बताता है, वो कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन बिल्डिंग का सीसीटीवी देखता है। रात 11:45 पर कोई आदमी रिया के फ्लोर तक जाता है, चेहरा मास्क से ढका हुआ, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आता। फुटेज वहीं कट जाता है। फॉरेंसिक टीम मोबाइल डेटा रिकवर करती है। आखिरी कॉल अननोन नंबर। वॉइस रिकॉर्ड, तुझे लगा मैं चला गया, अब मेरी बारी है। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी। अर्जुन को याद आता है 2 साल पुराना केस, रिया का फियांसे विक्रम जो लापता हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट अनसॉल्व्ड था, बॉडी कभी मिली नहीं। सबने मान लिया कि वो मर गया। सच्चाई की परतें। विक्रम का नंबर ट्रेस करता है, वही अननोन कॉलर का आईपी लोकेशन उसी बिल्डिंग के बेसमेंट से आती है। अर्जुन और उसकी टीम बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरा, पुराना जनरेटर रूम और एक कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर पर लाइव कैमरा रिया के कमरे का दृश्य चल रहा है। अर्जुन पीछे से आवाज सुनता है, कभी किसी को धोखा मत देना अर्जुन। विक्रम सामने आता है। आधा चेहरा जल चुका है। वो बताता है, रिया ने मुझसे शादी के पैसे लेकर किसी और से सगाई कर ली थी। मैंने अपनी मौत का नाटक किया और लौट आया बदला लेने। कैमरा उसकी आंखों पर जूम, खून से सनी पागलपन भरी नजरें। अर्जुन और विक्रम के बीच लड़ाई। बेसमेंट में बिजली चली जाती है। अर्जुन बामुश्किल विक्रम को पकड़ लेता है। विक्रम कहता है, वो मरने की हकदार थी। अर्जुन जवाब देता है, लेकिन तू जिंदा रहने के लायक नहीं। गोली चलती है। विक्रम एंडिंग ट्विस्ट। केस बंद। अखबार की हेडलाइन, विक्रम शर्मा मरा नहीं था, बदला लेने लौटा। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा है, तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर दिखता है, रिया इनकमिंग कॉल। धूप से तपता हुआ एक छोटा सा गांव सोनपुर। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और औरतें कुएं से पानी खींच रही हैं। इसी गांव में रहता है रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का जो लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने का शौकीन। एक दिन रघु गांव के मंदिर के बाहर बैठा होता है। वहीं एक बूढ़ा साधु आता है और कहता है, ये लो, ये चांदी का सिक्का, ये तेरे भाग्य को बदल देगा, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। रघु सिक्का ले लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। रघु उसी दिन गांव के बाजार में जाता है और एक गरीब औरत को कुछ पैसे दे देता है।
वह औरत मुस्कुराकर कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटा। घर पहुंचते ही रघु देखता है कि उसकी गाय जो कई दिनों से बीमार थी अचानक ठीक हो गई है। रघु सोच में पड़ जाता है, क्या ये सिक्के का असर है? अब रघु को भरोसा हो जाता है कि सिक्का जादुई है। वह सोचता है, अगर मैं इस सिक्के से अपनी हर इच्छा पूरी करवा लूं तो कैसा रहेगा। वह गांव के मेले में जाकर अपने सिक्के से दुआ मांगता है, काश मैं अमीर बन जाऊं। अगले दिन उसे खेत में एक पुराना खजाना मिलता है। अब रघु के पास बहुत सारा सोना और पैसा होता है। पैसे के साथ रघु का स्वभाव बदल जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं करता। वो सोचता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। गांव वाले उसे अहंकारी रघु कहने लगते हैं। एक रात वही बूढ़ा साधु फिर आता है और कहता है, रघु, सिक्का तेरे भाग्य को बदलता है, लेकिन ये तेरा परीक्षण भी लेता है। अगर तू लालच में आया तो सब कुछ खो देगा। रघु हंस देता है, अब मुझे किसी के डर की जरूरत नहीं। अगले दिन गांव में तूफान आता है। रघु का खजाना बह जाता है, उसका घर गिर जाता है और उसकी गाय मर जाती है। वो दौड़कर सिक्का ढूंढता है, पर सिक्का गायब होता है। वो चिल्लाता है, मेरा भाग्य लौटाओ। लाता है, मेरा भाग्य लौटाओ। रघु मंदिर में बैठा रो रहा होता है। वही गरीब औरत आती है जिसे उसने पहले मदद की थी। वो कहती है, बेटा, भाग्य सिक्के में नहीं तेरे कर्म में था। जब तू अच्छा था तेरे साथ अच्छा हुआ, जब तू लालची हुआ तूने सब खो दिया। रघु को सब समझ में आ जाता है। रघु अब फिर से मेहनत करने लगता है, लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे सब उसे माफ कर देते हैं और एक दिन खेत जोतते हुए उसे मिट्टी में वही चांदी का सिक्का फिर से मिलता है, पर इस बार वो उसे मंदिर में चढ़ा देता है। भाग्य कोई सिक्का नहीं जो उछाल कर तय हो जाए, वो तो हमारे कर्मों से लिखा जाता है। धूप से तपता हुआ एक छोटा सा गांव सोनपुर। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और औरतें कुएं से पानी खींच रही हैं। इसी गांव में रहता है रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का जो लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने का शौकीन। एक दिन रघु गांव के मंदिर के बाहर बैठा होता है। वहीं एक बूढ़ा साधु आता है और कहता है, ये लो, ये चांदी का सिक्का, ये तेरे भाग्य को बदल देगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। रघु सिक्का ले लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। रघु उसी दिन गांव के बाजार में जाता है और एक गरीब औरत को कुछ पैसे दे देता है। वह औरत मुस्कुराकर कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटा। घर पहुंचते ही रघु देखता है कि उसकी गाय जो कई दिनों से बीमार थी अचानक ठीक हो गई है। रघु सोच में पड़ जाता है, क्या ये सिक्के का असर है? अब रघु को भरोसा हो जाता है कि सिक्का जादुई है। वह सोचता है, अगर मैं इस सिक्के से अपनी हर इच्छा पूरी करवा लूं तो कैसा रहेगा। वह गांव के मेले में जाकर अपने सिक्के से दुआ मांगता है, काश मैं अमीर बन जाऊं। अगले दिन उसे खेत में एक पुराना खजाना मिलता है। अब रघु के पास बहुत सारा सोना और पैसा होता है। पैसे के साथ रघु का स्वभाव बदल जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं करता। वो सोचता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। गांव वाले उसे अहंकारी रघु कहने लगते हैं। एक रात वही बूढ़ा साधु फिर आता है और कहता है, रघु, सिक्का तेरे भाग्य को बदलता है, लेकिन ये तेरा परीक्षण भी लेता है। अगर तू लालच में आया तो सब कुछ खो देगा। रघु हंस देता है, अब मुझे किसी के डर की जरूरत नहीं। अगले दिन गांव में तूफान आता है। रघु का खजाना बह जाता है, उसका घर गिर जाता है और उसकी गाय मर जाती है। वो दौड़कर सिक्का ढूंढता है, पर सिक्का गायब होता है। वो चिल्लाता है, मेरा भाग्य लौटाओ। लाता है, मेरा भाग्य लौटाओ। रघु मंदिर में बैठा रो रहा होता है। वही गरीब औरत आती है जिसे उसने पहले मदद की थी। वो कहती है, बेटा, भाग्य सिक्के में नहीं तेरे कर्म में था। जब तू अच्छा था तेरे साथ अच्छा हुआ, जब तू लालची हुआ तूने सब खो दिया। रघु को सब समझ में आ जाता है। रघु अब फिर से मेहनत करने लगता है, लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे सब उसे माफ कर देते हैं और एक दिन खेत जोतते हुए उसे मिट्टी में वही चांदी का सिक्का फिर से मिलता है,
पर इस बार वो उसे मंदिर में चढ़ा देता है। भाग्य कोई सिक्का नहीं जो उछाल कर तय हो जाए, वो तो हमारे कर्मों से लिखा जाता है। गांव बिहार का एक छोटा सा इलाका, नाम सोनपुरवा, जहां लड़कियों का स्कूल जाना आज भी जरूरत नहीं, फिजूल खर्ची माना जाता था। उसी गांव में जन्मी थी गौरी, एक किसान की बेटी। पिता खेतों में काम करते और माँ दिन रात मेहनत करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। गौरी के सपने बड़े थे, वो अफसर बनना चाहती थी, पर गांव के लोग हंसते, लड़की होकर पढ़ाई, शादी कर दो, यही उसका भविष्य है। इसको पहला चरण, संघर्ष की शुरुआत। 2 से 10 मिनट हर दिन गौरी स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलती थी, कभी धूप में कभी बारिश में। किताबें पुरानी थी लेकिन हौसले नए। गांव के लोग फुसफुसाते, कौन करेगा इसकी शादी, दिन भर किताबों में डूबी रहती है। पिता कभी कभी टूट जाते, कहते बेटी पढ़ाई छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे। गौरी मुस्कुराकर बोलती, लोग तो भगवान से भी सवाल करते हैं, मैं तो बस इंसान हूँ बाबा। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आई। गांव के ज्यादातर बच्चे पास नहीं हुए, लेकिन गौरी ने पूरा जिला टॉप किया। अखबार में नाम छपा, किसान की बेटी बनी जिला टॉपर। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे घर आकर बधाई देने लगे। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। इंटर कॉलेज गांव से 15 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए बस नहीं। गौरी रोज सुबह 4 बजे उठती, खेतों में माँ के साथ काम करती, फिर साइकिल से कॉलेज जाती। लोग कहते, लड़की होकर साइकिल पर जाएगी, शर्म नहीं आती। गौरी कहती, शर्म नहीं आती, गर्व होता है, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। 12वीं की परीक्षा के बाद गौरी का सपना था IAS बनना, पर अब फीस, किताबें, रहने का खर्च सब असंभव लग रहा था। पिता की फसल सूख गई थी, कर्ज बढ़ गया था। माँ ने अपने चांदी के कंगन गिरवी रखे ताकि गौरी शहर जाकर पढ़ सके। शहर में किराए का कमरा, 2 टाइम की गौरी रात रात भर पढ़ती रहती। कई बार भूखी, कई बार आंसुओं में भीगी, पर किताबें उसकी सच्ची साथी थी। गांव में अफवाहें फैल गईं, लड़की अकेली शहर में रह रही है, बिगड़ गई होगी। गौरी के माता पिता को ताने मिलने लगे, लेकिन माँ बोली, अगर मेरी बेटी पढ़ाई में लगी है तो यही उसकी पूजा है। गौरी हार मानने को तैयार नहीं थी। तीसरे प्रयास में उसने UPSC का इंटरव्यू क्लियर किया। पूरा गांव रेडियो पर सुन रहा था जब एंकर ने बोला, सोनपुरवा गांव की बेटी गौरी मिश्रा बनी IAS अफसर। गौरी जब अफसर बनकर गांव लौटी तो वही लोग जो कहते थे लड़की घर में रहनी चाहिए, अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गौरी ने गांव में पहला महिला शिक्षा केंद्र खोला। दीवार पर लिखा था, जिस लड़की को उड़ने दो वो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। गांव की लड़कियां अब किताबों से डरती नहीं, सपनों से प्यार करती थी। और गौरी मुस्कुराती हुई बोली, मैं मिट्टी की बेटी हूं, जिसे समाज ने रोका पर उसने आसमान छू लिया। ये कहानी सिर्फ गौरी की नहीं, हर उस लड़की की है जिसने ना सुनकर भी आगे बढ़ना सीखा। हर उस माता पिता की है जिन्होंने समाज से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा किया। और हर उस इंसान की है जो मानता है हालात कभी रुकावट नहीं होते, इरादे सच्चे हो तो मंजिल खुद झुकती है। लोकेशन, दिल्ली का कनॉट प्लेस, शाम का वक्त। 10 साल बाद आरव अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए दिल्ली लौटा है। सड़क पर चलते हुए उसकी निगाह एक कॉफी शॉप पर पड़ती है, कैफे मोमेंट्स, वही जगह जहां उसने अनन्या से आखिरी बार मुलाकात की थी। कुछ जगह वक्त के साथ नहीं बदलती, बस वहां आने वाले लोग बदल जाते हैं। वो अंदर जाता है, यादें लौट आती हैं। फ्लैशबैक 10 साल पहले, कॉलेज के दिनों में आरव और अनन्या उसी कैफे में मिले थे। कॉफी का ऑर्डर गड़बड़ा गया था और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों की बातें किताबों, सपनों और जिंदगी की प्लानिंग तक पहुंच गई। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है प्यार सच में होता है? आरव, शायद नहीं, लेकिन किसी को बार बार सोचो तो वो जरूर सच्चा होता है। कॉलेज खत्म होते होते आरव को लंदन में जॉब मिल गई। अनन्या को दिल्ली में अपने बीमार पिता का साथ देना पड़ा। दूरी बढ़ी
और एक दिन आरव का मैसेज लास्ट। दोनों ने सोचा कि शायद जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, पर दिल ने रीड नहीं किया उस चैप्टर को। वर्तमान में आरव कैफे में बैठा है, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? वो पल ठहर जाता है। वो अनन्या है, वही कॉफी, वही मुस्कान, पर आंखों में परिपक्वता। दोनों चुप, फिर हल्की हंसी। तुम अब भी कॉफी बिना शुगर के पीते हो और तुम अब भी ज्यादा बोलती हो। कैफे फिर से वही पुरानी कहानी सुनने लगता है। आरव बताता है कि वो अब एक कंपनी में डायरेक्टर है, पर जिंदगी में पीस नहीं है। अनन्या बताती है कि उसने शादी नहीं की क्योंकि कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत लगते हैं। इमोशनल साइलेंस। अनन्या, तुम गए थे पर मैं कभी गई नहीं। हर सुबह तुम्हारी वही गुड मॉर्निंग याद आती थी। आरव, काश उस वक्त एक बार और रुक जाता। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों खिड़की के पास बैठते हैं, एक ही कप से कॉफी पीते हैं, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। आरव, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे। अनन्या, देर मत करना। दोनों मुस्कुराते हैं, बिना वादे, बिना इल्जाम। कॉफी खत्म होती है। आरव बिल देने जाता है, लेकिन वेटर बताता है कि मैम ने पहले ही पेमेंट कर दी। वो मुड़कर देखता है। अनन्या जा चुकी होती है। टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा है। कुछ कॉफी ठंडी नहीं होती, बस वक्त लेती है मीठा होने में। CHA। आरव कॉफी शॉप से बाहर निकलता है। सड़क पर गाड़ियों के बीप से गुजरती हवा में वो मुस्कुरा देता है। पहली बार दिल हल्का लगा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस यादों में कॉफी की तरह धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं। गांव बिहार का एक छोटा सा इलाका, नाम सोनपुरवा, जहां लड़कियों का स्कूल जाना आज भी जरूरत नहीं, फिजूल खर्ची माना जाता था। उसी गांव में जन्मी थी गौरी, एक किसान की बेटी। पिता खेतों में काम करते और माँ दिन रात मेहनत करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। गौरी के सपने बड़े थे, वो अफसर बनना चाहती थी, पर गांव के लोग हंसते। लड़की होकर पढ़ाई, शादी कर दो, यही उसका भविष्य है। इसको पहला चरण, संघर्ष की शुरुआत। 2 से 10 मिनट। हर दिन गौरी स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलती थी, कभी धूप में, कभी बारिश में। किताबें पुरानी थी, लेकिन हौसले नए। गांव के लोग फुसफुसाते, कौन करेगा इसकी शादी? दिन भर किताबों में डूबी रहती है। पिता कभी कभी टूट जाते, कहते, बेटी पढ़ाई छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे? गौरी मुस्कुराकर बोलती, लोग तो भगवान से भी सवाल करते हैं, मैं तो बस इंसान हूँ बाबा। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आई। गांव के ज्यादातर बच्चे पास नहीं हुए, लेकिन गौरी ने पूरा जिला टॉप किया। अखबार में नाम छपा, किसान की बेटी बनी जिला टॉपर। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, घर आकर बधाई देने लगे। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। इंटर कॉलेज गांव से 15 किलोमीटर दूर था, और वहां तक जाने के लिए बस नहीं। गौरी रोज सुबह 4 बजे उठती, खेतों में माँ के साथ काम करती, फिर साइकिल से कॉलेज जाती। लोग कहते, लड़की होकर साइकिल पर जाएगी, शर्म नहीं आती? गौरी कहती, शर्म नहीं आती, गर्व होता है, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। 12वीं की परीक्षा के बाद गौरी का सपना था IAS बनना, पर अब फीस, किताबें, रहने का खर्च सब असंभव लग रहा था। पिता की फसल सूख गई थी, कर्ज बढ़ गया था। माँ ने अपने चांदी के कंगन गिरवी रखे ताकि गौरी शहर जाकर पढ़ सके। शहर में किराए का कमरा, 2 टाइम की गौरी रात रात भर पढ़ती रहती। कई बार भूखी, कई बार आंसुओं में भीगी, पर किताबें उसकी सच्ची साथी थी। गांव में अफवाहें फैल गईं, लड़की अकेली शहर में रह रही है, बिगड़ गई होगी। गौरी के माता पिता को ताने मिलने लगे, लेकिन माँ बोली, अगर मेरी बेटी पढ़ाई में लगी है तो यही उसकी पूजा है। गौरी हार मानने को तैयार नहीं थी। तीसरे प्रयास में उसने UPSC का इंटरव्यू क्लियर किया। पूरा गांव रेडियो पर सुन रहा था जब एंकर ने बोला, सोनपुरवा गांव की बेटी गौरी मिश्रा बनी IAS अफसर। गौरी जब अफसर बनकर गांव लौटी तो वही लोग जो कहते थे लड़की घर में रहनी चाहिए, अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गौरी ने गांव में पहला महिला शिक्षा केंद्र खोला। दीवार पर लिखा था, जिस लड़की को उड़ने दो, वो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। गांव की लड़कियां अब किताबों से डरती नहीं, सपनों से प्यार करती थी।
और गौरी मुस्कुराती हुई बोली, मैं मिट्टी की बेटी हूं, जिसे समाज ने रोका पर उसने आसमान छू लिया। ये कहानी सिर्फ गौरी की नहीं, हर उस लड़की की है जिसने ना सुनकर भी आगे बढ़ना सीखा। हर उस माता पिता की है जिन्होंने समाज से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा किया। और हर उस इंसान की है जो मानता है हालात कभी रुकावट नहीं होते, इरादे सच्चे हो तो मंजिल खुद झुकती है।